दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो महाराष्ट्र से जुड़ी है और आर्थिक विषयों पर निर्भर है। ये दो चीज़ों का हम जिक्र करेंगे, दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब आपको ही सोचना है कि ये किस तरह से हो रहा है और कौन है इसके पीछे। दोस्तों घटनाएं दो है, एक है ईडी द्वारा हुई इंक्वायरी की, ईडी द्वारा हुई कार्रवाई की, और दूसरी घटना है मुंबई के मतलब ठाणे के पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की। ठाणे पुलिस पर जो आरोप लगा है उस बारे में भी हम बात करेंगे और ईडी द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ढेर सारे रुपयों की बात इसमें है, करोड़ों रुपयों की बात है। और ये पैसा कौन लेके जा रहा है, किस लिए लेके जा रहा है, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सभी बातों पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों इसमें से पॉलिटिक्स को हटा दे और सिर्फ पैसों की बात करें तो भी ये विषय बहुत ही गंभीर है। आप जानते हैं महादेव रामचंद्र देशमुख नाम के एक डॉक्टर है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिन्होंने सातारा के मायनी एरिया में एक अपना अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी खोल के रखा है। BAMS का वो आयुर्वेदिक डिग्री है उनके पास, उन्होंने वो भी कॉलेज खोला है। उसके बाद उनको MBBS का भी एडमिशन का परमिशन मिल गया, MBBS के कॉलेज को भी मान्यता मिल गई और कॉलेज शुरू हुआ। कुछ साल बाद ये महादेव रामचंद्र देशमुख को उसी कॉलेज के ट्रस्टी पद से हटाया गया और अलग ट्रस्टी वहाँ पर आए, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत ही गंभीर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही महादेव रामचंद्र देशमुख जो अपने कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम लिया करते थे, एक मराठी अखबार की खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बुलाकर किस तरह से कार्यक्रम होते थे। मतलब ये साफ था कि ये महादेव रामचंद्र देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब मामला ये है कि महादेव रामचंद्र देशमुख जब ट्रस्टी थे तब उन्होंने बहुत सारे साहित्यों के ऑर्डर किए थे मेडिकल कॉलेज के लिए। अब तो आप जानते हैं मेडिकल के इक्विपमेंट्स बहुत ही महंगे होते हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है, और लाखों की कीमत वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स अगर मंगाए जाए तो बहुत महंगे आते हैं, उनकी कीमत करोड़ों में चली जाती है। अब इन्होंने इक्विपमेंट तो मंगवाए, उन्होंने आए ऐसा दिखाया भी, रिसिप्ट भी दिखाई और करोड़ों रुपयों का प्रदान भी किया। लेकिन जब ट्रस्टी बदले तो एक बात बहुत ही भौचक्का करने वाली सामने आई कि जिन जिन कंपनियों के रिसिप्ट लगे थे उन कंपनियों ने मना कर दिया कि हमने ये रिसिप्ट दिए ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्डर हमें मिली ही नहीं है। दोस्तों ये मामला छोटा हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा मामला इस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में ही ईडी इंक्वायरी कर रही है। क्या है वो मामला? मामला ये है कि इसी संस्था को 2012-13 में और 13-14 में हर साल 100 सीटें आवंटित की गई और कहा कि आप इसमें मेडिकल के लिए MBBS के फर्स्ट ईयर के लिए 100 एडमिशन ले सकते हैं। 2012-13 में मान्यता मिली, पहली बार एडमिशन की परमिशन मिली, 13-14 में भी परमिशन मिली, लेकिन 14-15 में परमिशन नहीं मिली। उस वक्त उन्हें परमिशन को मना कर दिया गया, क्योंकि कुछ नियम शर्तें पूरी नहीं की गई होगी, इसलिए उनकी सीटें रोकी गई। लेकिन इसी कॉलेज ने लगभग उसी साल बहुत सारे एडमिशन कर दिए। इतना ही नहीं कि उसके बाद भी 550 लोगों से पैसे लिए गए मेडिकल के एडमिशन के लिए। अब 350 लोगों को एडमिशन मिल पाना मुश्किल हो गया, 350 लोग धरे के धरे रह गए। अब आप जरा सोच लीजिए, करोड़ों के इक्विपमेंट्स मंगाए गए, करोड़ों रुपयों के, और 350 एडमिशन्स की फीस डकार ली गई। कितनी होती होगी 350 की पेड वाली फीस? क्योंकि ये सारे एडमिशन्स तो गवर्नमेंट कोटा से नहीं दिए जाते हैं, ये मैनेजमेंट कोटा से ही दिए जाते हैं। ये 85 और 15 ऐसे कोटा होता है, इसमें से 15 सीटें मैनेजमेंट कोटे को जाती है और 85 गवर्नमेंट के इंटरेंस थ्रू या जो भी अलॉटमेंट होता है उससे भरे जाते हैं। अब एक एक सीट का मेडिकल का रेट क्या चल रहा है
ये आप जान सकते हैं। तो अगर 15-15 मिलकर सैकड़ों सीटों के एडमिशन के लिए पैसे जमा किए गए हो और पैसे ना दिए गए हो तो ये रकम करोड़ों में चली जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं हिसाब में तो सैकड़ों करोड़ रुपए में चली जाती है, 100 करोड़ से भी आगे चली जाती है। अब ये रकम का बात सामने तब आई जब एडमिशन ना मिलने वाले लोग दरवाजा खटखटाने लगे, मैनेजमेंट का, उसके बाद गवर्नमेंट का, उसके बाद कोर्ट का, तब जाके ये बात सामने आई और एक एक बात खुलती गई। ये सप्लाई वाली भी बात खुली कि इक्विपमेंट्स तो मंगाए गए, ऑर्डर तो किए गए, पेमेंट तो हुआ, लेकिन कुछ आया ही नहीं। सैकड़ों करोड़ों रुपए की अफरा तफरी सामने आ गई और दुर्भाग्यवश देखिए, ये महाराष्ट्र का दुर्दैव है कि ऐसे संस्थाओं का नाम महाराष्ट्र के अभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रखा जाता है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये संस्थान चलता है और उसमें ये अपहार होता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए गए कहाँ। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में एक खबर दिखाई थी और एनसीपी कनेक्शन दिखाया था सातारा से, क्योंकि सातारा में बहुत सारी चीज़ें आजकल हो रही है। शरद पवार सातारा में भीग रहे हैं। शरद पवार सातारा में ही जातीयवाद की भावना और भगवान का बाप होने की बात बोल रहे हैं। सातारा से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है और ये संस्थान भी सातारा से ही चलता है। इसमें एनसीपी के नेता आते हैं, इनका कनेक्शन एनसीपी के साथ होता है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं ये सोच लेना जरूरी है। घटना दूसरी है, एक तो हो गई है, घटना दूसरी है। मुंब्रा जो ठाणे का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें एक व्यापारी से 30 करोड़ रुपए मुंब्रा पुलिस की क्राइम शाखा ने, क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए। 30 करोड़ रुपए जो 30 खोखों में रखे गए थे। और जब मामला सुलझाया गया तो 2 करोड़ पुलिस को देकर केस रफा दफा करने की बात हुई। लेकिन पुलिस से जब उस व्यापारी को कैश मिली तो लगभग 6 करोड़ रुपए उसमें कम थे। 24 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये 6 करोड़ किसने ढांप लिए, क्यों? और उस व्यापारी के साथ पास 30 करोड़ की कैश आई कहां से? अब ये मामला शायद एनआईए तक जाएगा, क्योंकि मुंबई के मुंब्रा की असली पहचान सब लोग जानते हैं कि वहां से गुनहगारी कैसी पनपती है। अब मुंब्रा में भी ऐसी बात हो रही है और वहां के मुंब्रा के लीडर है, राज्य के मंत्री है जो वहां से चुन कर आते हैं, उनका भी संबंध एनसीपी के साथ ही है। मतलब बात साफ हो रही है कि जहां जहां सैकड़ों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां वहां एनसीपी के संबंध क्यों दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक को ले लीजिए, वो तो अंदर है फिर भी मंत्री है, उनके भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है, वो भी अंदर है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, टेरर फंडिंग की बात है। अनिल देशमुख को ले लीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपए की बात हुई, वो भी अंदर है, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, वो भी अंदर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर ही सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में कनेक्शन में कैसे रहते हैं, यही एक सवाल मन में आता है। अगर मुंब्रा वाली केस एनआईए के पास चली गई तो इसमें से बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे दोस्तों। बात 30 करोड़ की है। 30 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लाख का हिसाब पकड़ ले तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ऐसे 30 करोड़ पकड़े गए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये पैसे जमा कैसे होते होंगे, किस चीज के लिए होते होंगे। इतना तो बड़ा पेमेंट कोई व्यापारी कैश में करता है क्या? करता है तो हवाला से करता होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होती होगी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग किस चीज के लिए होती है? इतना सारा पैसा कहां जाने वाला था? सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज एजुकेशन ट्रस्ट से पैसा किसके पास गया? क्या वो सिर्फ महादेव देशमुख के पास ही रहा या किसी और के पास जाने वाला था? क्या उसके कुछ हिस्से होने वाले थे? ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इन पैसों, इन काले पैसों का मालिक क्या कोई सफेद पोश व्यक्ति है? अगर है
तो वो सामने आना चाहिए। ईडी और एनआईए दोनों को इसकी कड़ी जांच करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।